नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं कि आरएस का जो सिलेबस है ना उसको किस प्रकार से हम समझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए तैयारी करने वाले होते हैं या फिर जो उनको तैयारी करते हुए कुछ समय हो चुका, उनको भी ये बहुत बार डाउट ये रहता है कि हम जो सिलेबस है ना उसको किस प्रकार से समझे। तो सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके डाउट्स हैं या फिर जो मतलब कि सिलेबस से लेकर जो भ्रम है, उन सबको मैं आज इस क्लास के अंदर दूर करने का प्रयास करूंगा। तो बेसिकली इस क्लास के अंदर मैं 4 या 5 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ताकि आपको जो आरएस का जो सिलेबस है, चाहे प्री का हो मेंस का हो, दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ सके। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि जो सिलेबस है ना वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सिलेबस। देखो आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाला है, ये जो आरएस का जो सिलेबस है, सिलेबस को कैसे समझे, ये चीज़ आज की क्लास के अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके डाउट या क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो आप देखना कि ये जो है ना, जो सिलेबस जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरा, इसके अंदर क्वेश्चंस होता है बहुत बार स्टूडेंट्स को कि क्या हमें सिलेबस याद होना चाहिए, क्या सिलेबस एकदम हमें टू द पॉइंट हमारे को याद रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ कि भाई याद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारा प्री और मेंस का सिलेबस जो है वो अलग अलग होता है या सेम ही है। प्री, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो सिलेबस अलग अलग है या नहीं है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तीसरा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि क्या हमें प्री और मेंस का जो सिलेबस है ना वो एक साथ तैयार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्री प्लस मेंस का जो सिलेबस है ना वो एक साथ तैयार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर एक साथ तैयार करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, एक साथ तैयार नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। उससे रिलेटेड जो डाउट या क्वेश्चन है या फिर इससे रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो एक साथ तैयार कर सके। इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग है या नहीं है। अगर अलग अलग है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स अलग है, और अगर एक है प्री और मेंस के कोई कॉमन सब्जेक्ट है तो वो कौन कौन से हैं, वो चीज़ें इस चीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और हमारा जो सिलेबस होता है ना उसको कैसे हम एनालिसिस करें, उसका कैसे विश्लेषण करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे सिलेबस का कौन सा पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ज़्यादा महत्व का है। कहने का मतलब ये है कि जब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दोनों को जब मिला के आप एनालिसिस करते हो ना, दोनों को समन्वित रूप से जब आप देखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपके सिलेबस का कौन सा पार्ट्स जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या कौन सा भाग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो चीज़ इसके अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है ना उनका एनालिसिस, ये कह लो या फिर विश्लेषण को लो। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस में आपके चाहे प्री का और मेंस को उसमें जितने भी जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं ना, उन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है ना उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है कि आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है ना वो कितने टॉपिक कवर करता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखिए कि हिस्ट्री का सिलेबस के अंदर आपके लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण, उसकी विभिन्न धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता जो है ना, ये आपके एक सिलेबस की लाइन लिखी हुई, और देश के भिन्न भिन्न भागों में उसमें योगदान देने वाले व्यक्ति। तो अब आपको पता है राष्ट्रीय आंदोलन
का जो टॉपिक है ना वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना है ना वहाँ से शुरू होता है। 1885 से लेकर 1947 तक जब भारत आज़ाद हुआ था ना वहाँ तक जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वो चीज़ कवर होती है। देखो एग्जैक्ट आपके सिलेबस के अंदर वो लाइन क्या लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो लाइन है वो ये है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण एवं धाराएं प्रमुख योगदानकर्ता और देश के भिन्न भिन्न भागों से योगदान। अब इसमें 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक है। तो अब इतना पूरा इतिहास केवल 2 लाइन आपके सिलेबस में लिख रखा है जिसमें लगभग 60 या 62 साल का इतिहास आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक ये जो लाइन है वो कौन कौन से टॉपिक कवर करती है या फिर कौन कौन से टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने चाहिए, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी तो आप समझ पाओगे कि भाई ये सिलेबस जो कहना चाह रहा है ना उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। तो इसमें देखो कांग्रेस की स्थापना वो जब आएगा ना उस समय मैं आपको डिटेल से डिस्कस करता चलूँगा कि कांग्रेस की स्थापना, फिर उदारवादी, फिर उग्रवादी, फिर बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, फिर क्रांतिकारी जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन। इस प्रकार से जो ये पूरा सिलेबस कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है वो चीज़ इसके अंदर हम समझेंगे। तो लास्ट में क्या चीज़ है, सिलेबस को समझना, सिलेबस को समझना या फिर उसका विश्लेषण करना, ये कह लो या फिर एनालिसिस कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि भाई आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं आते। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके लिए आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके नहीं आते आरएस के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर कौन सा टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा टॉपिक है, वो सारी चीज़ें हम लास्ट में देखेंगे। और हर सब्जेक्ट का सिलेबस का जो है वो मैं डिटेल के अंदर आपको टॉपिक बाकायदा लिखवाता चलूँगा कि भाई जैसे आपके एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, ये चीज़ भी मैं लास्ट के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि भाई आपका जो सिलेबस है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर से इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहले कि भाई देखो कोई सा भी कंपटीशन कंपटीशन एग्जाम होता है ना उसका एक निश्चित सिलेबस होता है और ये आयोग जो द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है जिसका केवल एक ही मतलब होता है कि भाई आपका जो परीक्षण होगा ना वो इस दायरे के अंदर आपका परीक्षण किया जाएगा। ये सिलेबस है, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपकी एबिलिटी का टेस्ट होगा, आपकी जो है वो क्षमता का टेस्ट होगा कि भाई आप क्वालिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते। यानी कि हर एक एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसका एक निश्चित सिलेबस होता है, उसी के आधार पर आपका जो है वो टेस्ट या परीक्षण किया जाता है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2019 के अंदर आपने आरएस मेंस का एग्जाम हुए होंगे, उसका फर्स्ट पेपर आप उठाइए। फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था। और आप सिलेबस उठाओगे ना, सिलेबस से एज इट इज ऐसा का ऐसा वो क्वेश्चन छप के आपसे पूछ लिया। सिलेबस में आपके पता है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लाइन ये लिखी हुई है कि विश्व युद्धों का प्रभाव। क्या लिखा हुआ आपके सिलेबस में, विश्व युद्धों का प्रभाव। और उसी से रिलेटेड सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। अब विश्व युद्ध आपको पता है 2 है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए सिलेबस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो हर जितने भी सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं ना उसकी आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर आ रहे हैं और नहीं आ रहे। अब ये क्वेश्चंस बहुत बार कि क्या हमें सिलेबस को याद करना चाहिए, तो देखो इस याद करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के सिलेबस को रटने लग जाओ, नहीं। आपके सिलेबस के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक हैं, उनकी आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि भाई मेरी हिस्ट्री टॉपिक है, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो इसके अंदर कितने टॉपिक है, 8 है, 10 है, 12 है, वो कौन कौन से वो आपको एक पता होना चाहिए। जब हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे ना हर सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक है, उसके बाद में आपका ये जो डाउट है ना ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि देखो आपको ये चीज़ अच्छी लगे या नहीं लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को पूरा सुनो। जब आपको अच्छी लगे तब ही इस चीज़ को फॉलो करना आप, ठीक है ना। वरना आप चाहो तो आप इसको इधर से सुन के इधर से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छी लगे ना तो आप इसको जरूर फॉलो करना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कि भाई महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट जो है वो सिलेबस से ही उठ के पूछ लिया जाता है, एज इट इज सिलेबस की लाइन ही पूछ ली जाती है।
जैसे आपको 2019 का लेटेस्ट आप मैंने एक एग्जांपल दिया, याद होना चाहिए बिल्कुल क्या, ताकि आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, बहुत बार स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि यार ये जो क्वेश्चन पूछा ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, बहुत बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि आपके सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस लिखा हुआ उसमें कौन सा टॉपिक है या कौन सा टॉपिक नहीं है। इसलिए ही सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को जब समझ लेते हो ना, आपकी आधी तैयारी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये आपके सबसे बड़े गाइड है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी के अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों जो एक बिल्कुल छोटे और एक बेसिक क्वेश्चंस थे, वो होने के बाद में हम आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 1 2 3 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आरएस का प्री और मेंस का जो सिलेबस है ना, वो एक है या अलग अलग है, उसको बात करते हैं। देखो क्लास लंबी होने वाली है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को पूरा आप सुनिए, केवल सुनिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। वो चीज़ प्री प्लस मेंस, मेंस का जो सिलेबस है वो अलग अलग है या नहीं है, ठीक है ना। देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसके अब देखो मेरी बात सुनो, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आप एक लिस्ट बना लीजिए, इस चीज़ को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपके केवल मेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, केवल प्री के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, और कॉमन आपके कौन सा सब्जेक्ट है, यानी जो दोनों में समान रूप से है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन की। कॉमन या फिर जो समान सब्जेक्ट है, इसके अंदर देखो सबसे पहला आता है हिस्ट्री, फिर आता है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद में ये आपका राजस्थान। देखो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमिक्स। ये राजस्थान कहने का मतलब है कि वो चारों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना, राजस्थान। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हो गया ना। ये जो है आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके प्री के अंदर भी पूछे जाते हैं और आपके मेंस के अंदर की भी आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, राजस्थान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। ये आपके किस किस के अंदर है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के अंदर। अब बात करते हैं आपके केवल मेंस में, ओनली मेंस, ओनली मेंस यानी केवल जो मुख्य परीक्षा है ना आपकी, उसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। आपको पता है आरएस की जो एग्जाम है वो 3 चरणों का अंदर होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए जुड़ जाते हैं आपके सिलेबस में, वो बात करने वाले। पेपर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पेपर आपको पता है मेंस के अंदर 4 पेपर है, पेपर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पेपर फर्स्ट में बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री इसके अंदर जुड़ जाता है। कौन सी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से जो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर पेपर थर्ड का जो यूनिट थर्ड है जिसके अंदर सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यानी सोशियोलॉजी, ठीक है, ये मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, ये है आपके फर्स्ट पेपर में। अब बात करते हैं आपके सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में आपके जुड़ जाती है इथिक्स यानी नीति शास्त्र, इथिक्स। उसके बाद में साइंस और ज्योग्राफी तो आपके प्रीलिम्स और मेंस में भी है, ठीक है ना। देखो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइंस ये प्रीलिम्स और मेंस के अंदर जो ये कॉमन सब्जेक्ट है उनका सिलेबस सेम है, नहीं। हो सकता है कि कुछ टॉपिक प्री में हो, कुछ टॉपिक मेंस में नहीं हो, कुछ टॉपिक मेंस में हो वो प्रीलिम्स में नहीं हो, उनकी बात हम करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है ना हमारा कि प्री और मेंस का सिलेबस हमें एक साथ तैयार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस समय अभी केवल मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक समझ हो सके सिलेबस की, ठीक है ना, वो चीज़ें इथिक्स। बाकी जो साइंस और ज्योग्राफी तो आपके उसके अंदर है। अब बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट के अंदर है पॉलिटी
IR और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स और पॉलिटी तो है, लेकिन IR यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो आपके लिए नया। यूनिट सेकंड लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन। फिर पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड जो है वो पूरा कौन कौन सा, स्पोर्ट्स एंड योगा, स्पोर्ट्स एंड योगा। इसके बाद में ये लॉ यानी विधि, ये लो मैं आप कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ क्या, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना हिंदी इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये तो सिलेबस के अंदर एक बेसिक चीज़ है। स्पोर्ट्स एंड खेल एंड योगा, लॉ विधि, और इसके बाद में जो है व्यवहार यानी बिहेवियर, बिहेवियर। ये आपके पेपर थर्ड का बात है। अब उसके बाद में पेपर फोर्थ में आता है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है ना। ये आपके ओनली मेंस के सब्जेक्ट्स है जो आपके प्रीलिम्स में कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, अकाउंटिंग ऑडिटिंग यानी ये लेखांकन और अंकेक्षण, इथिक्स यानी नीतिशास्त्र, IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, IR इंटरनेशनल रिलेशन, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा खेल एवं योगा, ये लॉ विधि, व्यवहार बिहेवियर, हिंदी और इंग्लिश। ये आपके ओनली मेंस के अंदर है। अब बात आती है कि ओनली प्रीलिम्स के अंदर आपके कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो है। ओनली प्रीलिम्स यानी केवल प्री एग्जाम के अंदर जो है वो केवल आपका मैथ्स प्लस जो है वो रीजनिंग, ये केवल आपके प्रीलिम्स के लेवल पर अलग है। तो ये तो बिल्कुल एक अलग ही सब्जेक्ट रहता है, तो इसकी तो बात ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 15 से 17-18 नंबर के क्वेश्चंस इससे आते हैं, 15 से 17 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसकी बात हम करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे अभी GS की। तो ये है आपके प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। क्या अलग अलग है? तो अलग अलग है भी सरी और नहीं भी सरी, इसके दो उत्तर हैं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे कॉमन है, जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ओनली मेंस में है, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे केवल प्रीलिम्स में है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग है। हाँ, हालांकि उसका इतना वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस का प्रीलिम्स में उसका पार्ट जरूर है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका डाउट हो गया। अब बात आती है, इसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है ना, वो हमें क्या एक साथ तैयार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो एक साथ तैयार कैसे करें, या फिर करें या नहीं करें। देखो, इसमें मेरी ये राय है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है ना, वो एक साथ तैयार करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसको ध्यान से आप समझ लेना कि किस प्रकार से आप जो है वो कि सिलेबस की समझ और उस सिलेबस को तैयार करने की रणनीति कैसे बना सकते हो। देखो, ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स है, इसकी बात आप बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन केवल जो ओनली मेन जो सब्जेक्ट है ना उनकी। इसमें भी ये हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, इसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए, साइड में रखिए, कि केवल बात हो रही है वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, इथिक्स, IR, लोक प्रशासन, स्पोर्ट्स एंड योगा, लॉ एंड व्यवहार वाले टॉपिक। इसमें से स्पोर्ट्स एंड योगा, लॉ, व्यवहार, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ये बिल्कुल छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। तो मान लीजिए कि देखो, एक चीज़ आपको एक स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि RS की जो तैयारी है ना, वो आप 3 से 4 महीने 6 महीने, जब आपका एग्ज़ाम को फॉर्म निकला, आपने फॉर्म भरा और तैयारी आपने करना शुरू करी और आपने प्रीलिम्स दिया, मान लीजिए कि आपका प्रीलिम्स हो चुका है, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स होने के बाद में आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये 100 में से 100% निश्चित करना है कि एग्ज़ाम आप जब RS की तैयारी करना शुरू करते हो ना, तो 1 से 1.5 साल की सीरियस तैयारी होनी चाहिए। देखो, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 से 1.5 साल की आपको सीरियस तैयारी करनी चाहिए, जिसमें आप रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटा बैठ के पढ़ सको, क्योंकि स्टेट लेवल का सबसे ऊंचा एग्ज़ाम है और सबसे ऊपरी एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और ऐसे मजाक की बात नहीं है, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, सीरियस तैयारी करनी पड़ती है। ये कहने का केवल एक ही बात है कि सीरियस तैयारी करनी है, और वो तैयारी 1 से 1.5 साल की होनी चाहिए।
ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी कि मान लीजिए कि आपने आज से तैयारी करना शुरू कर दी, तो शुरुआत जब आपकी तैयारी के जो शुरुआती 3 से 4 महीने हैं ना, 3 से 4 महीने, उस 3 से 4 महीने में आप ये केवल जो ओनली मेंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इथिक्स, ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, केवल हिंदी इंग्लिश को छोड़ के 3 से 4 महीने जितना आपको समय लगे इनको पढ़िए अच्छे से और इनके नोट्स बना के रख दीजिए, ठीक है ना। इनको उसके बाद में आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको आ जाना है किसके ऊपर, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे भले 3 महीने में कवर हो, 4 महीने में कवर हो, जितना भी आपको टाइम लगे, इन सब्जेक्ट्स को आपको करना है विदाउट हिंदी और इंग्लिश को। क्यों हिंदी और इंग्लिश को विदाउट आपको करना है, उसका रीज़न ये है कि हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक ऐसे फैक्चुअल टॉपिक है जिनको आपको रोज़ साथ में लेके चलना होगा। तो आप क्या कीजिए कि आपका पढ़ाई का जो शेड्यूल है ना, उसमें 1 घंटा ऐसा डिसाइड कीजिए जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश के कुछ टॉपिक आप पढ़ सको। क्योंकि देखो बहुत सारे टॉपिक जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तो बहुत सारे ऐसी जो फैक्चुअल टॉपिक हैं जिनको आप केवल किस प्रकार से तैयार कर सकते हो, बार बार देख के, रोज बार बार जब उनको देखोगे, देखो रटना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो जब इन सब्जेक्ट को आप बार बार देखोगे ना, तो ये सब्जेक्ट्स आपके साथ रहना शुरू हो जाएंगे, ये टॉपिक जो है ना वो आपके साथ रहना, आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। और इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर है, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, जो फैक्चुअल चीज़ें। फिर उसके बाद में जैसे पैराग्राफ राइटिंग और जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें ना, वो प्रीलिम्स के बाद में आपके पास इतना इनफ टाइम बचेगा कि आप जैसे ऐसे राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, जो भी हिंदी और इंग्लिश के जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप प्री के बाद में आराम से कर सकते हो। और ये जो कुछ टॉपिक जो फैक्चुअल टॉपिक है उनके लिए आप रोज़ निश्चित समय बनाइए और उनको साथ लेके चलिए। तो ये तो बात होगी आपका शुरुआती जो पढ़ेगा, आप आरएस की तैयारी करने का आपने मन बना लिया, तो शुरुआत में आप ये ओनली मेंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनको तैयार करके बिल्कुल साइड में रख दीजिए विथ नोट्स के साथ में, ठीक है ना। फिर आइए आप इन जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके सिलेबस का लगभग 70%, मैं कह सकता हूँ कि 70% पोर्शन आपका कवर करते होंगे, 70 या 65% पोर्शन, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत सारे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स होता है, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स होता है। तो करंट अफेयर्स भी एक मेजर सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में भी आता है और आपके मेंस में भी आता है, कॉमन है वो, ठीक है ना। बस हाँ ये है कि उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल जाता है मेंस के लेवल पे, क्योंकि वहाँ पर जो है क्वेश्चंस लिखना पड़ता है और वहाँ अपन को केवल जो दिए हुए हैं ना 4 ऑप्शन, उसमें से किसी एक को छांटना नहीं होता है। इसलिए थोड़ा यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, किसी इशू के ऊपर आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ना, ये जब आपके 3 से 4 महीने में जितने भी समय में आपका ये सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, फिर आप उठा लीजिए इन सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। फिर इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आपका फॉर्म आया आप फॉर्म डालिए, ठीक है, और एग्ज़ाम दे आइए एकदम धुआंधार तरीके से जाके, ताकि क्या है कि ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको आप इनफ टाइम के अंदर अच्छे से तैयार कर सको विथ नोट्स के साथ। ये बात है इस तरीके से तैयार करने की। अब बात आती है कि भाई वो जो ओनली प्रीलिम्स वाली चीज़ है, तो उनको, तो ये जो मैथ्स और रीजनिंग वाले जो है ना, आपको पता है कि आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में से 15 से क्वेश्चन लेके 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीलिम्स के 2 महीना पहले आप उठाइए और 1 आध घंटा जो है वो डेली प्रैक्टिस करना है इसकी शुरू कर दीजिए, ताकि आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाए। और जब आपका मेंस आ जाए फिर इसको उठाइए वापस, इसका कीजिए रिवीजन और इनका भी कीजिए रिवीजन, और सबसे ज़्यादा जोर दीजिए आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। क्योंकि इस बार का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ ना, जिन स्टूडेंट्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर बहुत अच्छी कमांड थी, आंसर राइटिंग क्वेश्चंस उनका अच्छा था, उनका जो है वो इस बार का मेंस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इस बार के जो क्वेश्चंस हैं ना वो ज़्यादा एनालिटिकल पूछे, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। और वो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, अपन केवल फैक्ट याद करके नहीं कर सकते, चीज़ों की हमें बेसिक समझ जब हो जाती है ना, और उसके ऊपर हमारी आंसर राइटिंग हो जाती है, तो हम मेंस में अच्छे से जो है वो आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ये चीज़ कि जब प्रीलिम्स के 2 महीने रहे तो उस चीज़ को कर लिए, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे हो। ये आपके प्रीलिम्स में पूरी चीज़ें ये आई, केवल प्रीलिम्स में आपके क्या जुड़ेगी, ये और केवल ये। तो 2 महीने पहले ये, क्योंकि ये तो आप पहले से पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना।
और जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाए, आप आंसर मिला लिया कि भाई हाँ मेंस हो जाएगा, फिर आप इन दोनों को जोड़ के पढ़ते रहिए, इनका जो है वो रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, और आंसर राइटिंग करते रहिए। इस प्रकार से आपको सिलेबस को तैयार करने की आपकी रणनीति होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो एक साथ कैसे तैयार करें। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है ना और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, वो उन दोनों का आपको कैसे एनालिसिस करना है, या वो दोनों जो है वो आपके तैयारी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे वो आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, उसकी बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप समझ सके कि आपका सिलेबस के अंदर जो है ना कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या कम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन कम इम्पोर्टेंट है, उस सब्जेक्ट्स के कौन से टॉपिक जो है वो कम इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आपको एक प्रीलिम्स का जो है ना, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर का उदाहरण लेके मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। आपको पता है कि आपके प्रीलिम्स के अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस में आप देखो, प्रीलिम्स में आपके हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप एक सब्जेक्ट का उदाहरण ले लेते हैं अपन, मान लीजिए हिस्ट्री का। मान लीजिए आपके हिस्ट्री के अंदर जो है वो 18 क्वेश्चंस आते हैं या 15 क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेके करते हैं। एग्जांपल लेके कह रहा हूँ, एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपके सिलेबस का जो है वो एनालिसिस करना है। 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके हिस्ट्री टॉपिक से। अब इस 15 क्वेश्चंस को आप उठाइए और देखिए कि 15 में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके प्राचीन भारत से यानी एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहे हैं, 15 में से कितने क्वेश्चन आपके मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत से आ रहे हैं, और 15 क्वेश्चन में से कितने आपके मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से आ रहे हैं। इसका डिवाइडेशन आप 3 पार्ट में कीजिए, कितना प्राचीन भारत से आ रहा है, कितना मध्यकालीन भारत से आ रहा है, और कितना आधुनिक भारत से आ रहा है क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जब आप एनालिसिस कर लोगे ना, तब आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में भी आपके लिए कौन सा पार्ट जो है, हिस्ट्री का कौन सा भाग जो है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप पाओगे कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो इससे आएंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएंगे, और या 4 से 5 क्वेश्चन इसमें। मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन इससे, 3 क्वेश्चन इससे, 7 इससे, और 8 क्वेश्चन जो है वो इससे आ रहे हैं। तो आपको स्पष्ट तौर पे पता चल गया कि आपका जो है आधुनिक भारत वाला जो पोर्शन है ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इतिहास के अंदर आपके लिए आधुनिक भारत वाला पोर्शन है। इसके बाद में भी एनालिसिस करने का मतलब पता क्या होता है? एनालिसिस करने का मतलब यही होता है कि किसी भी सब्जेक्ट्स के तह तक जाना, यानी उसके एक एक चीज़ को स्पष्ट तौर पे देखना, ताकि आप समझ सको, निष्कर्ष निकाल सको कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। इसके आगे भी आप जो है एनालिसिस कर सकते हो। कैसे? वो देखिए, ऐसे आधुनिक भारत के आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। प्राचीन भारत के जो है वो आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मध्यकालीन भारत के जो है वो आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन 8 क्वेश्चन को आप फिर देखिए कि आधुनिक भारत के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछ रहे। जो पिछली ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, 4 या 5 साल के, 2013 के, 16 के, जो 18 का जो RS का मेंस का प्रीलिम्स हुआ था उसके, तो उनको उठाइए और देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के भी कौन से टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा आ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा आ रहे हैं। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 1857 की जो क्रांति है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर जो है वो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, उनका क्या प्रभाव, जैसे स्थायी बंदोबस्त, कृषि का वाणिज्यीकरण, धन जो निष्कासन का सिद्धांत है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब आप ये देख लोगे ना कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जिसमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जितने भी जो समाज सुधारक थे वो थे इसके अंदर, उस वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो आप पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के लेवल पे जाके भी आप ये विश्लेषण कर पाओगे या एनालिसिस कर पाओगे कि आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये चीज़ आपको करनी है इस प्रकार से कि सिलेबस को उठाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पेपर को उठाइए। ये आप कब करिए, जब इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना कि सिलेबस का आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है, पॉलिटी का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक मैं सारे आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद में आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और इसका एनालिसिस कीजिए और बाकायदा लिस्ट बनाइए इस चीज़ की कि भाई जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन से इससे 2013 में कितने क्वेश्चन आए, 2016 में जो आरएस का एग्जाम हुआ तब को कितने क्वेश्चन आए, 2018 में जो आरएस प्री का क्वेश्चन एग्जाम हुआ उसमें इससे कितने क्वेश्चन आए। तब आप देखोगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उससे कितने क्वेश्चन आए। टॉपिक के लेवल पे ये है एनालिसिस का रियल तरीका, जिस पे जाके आप समझ सको कि आपके लिए वास्तव में मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है कि हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की, भाई हमारे मॉडर्न हिस्ट्री हमारे सिलेबस में है और हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को रटते रहते हैं उठा के पेज फर्स्ट से लेके पेज लास्ट तक जाके। नहीं, ये है स्मार्ट स्टडी का एक तरीका जिसमें आप चीज़ों को स्पष्ट तौर पे समझ सको कि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। ये चीज़ आपको करनी है। और कब करनी है, जब आपके सिलेबस के मैं सारे टॉपिक लिखवा देता हूँ एक एक सब्जेक्ट्स के, ताकि आपको सिलेबस की एक समझ हो जाए कि हाँ यार ये हिस्ट्री के अंदर मेरा ये सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। फिर प्रीवियस ईयर का जब आप टॉपिक देख लोगे कि जी भाई राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस की स्थापना जो शुरू होता है, उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, फिर उसके बाद में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, फिर गांधी जी का आगमन और गांधी जी के जो खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आंदोलन, फिर उसके बाद में खिलाफत आंदोलन, उससे पहले रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली घटनाएं। तो ऐसा टॉपिक वाइज जब मैं आपको सारी चीज़ें लिखवा दूँ ना तब आपको पता चल जाएगा। फिर आप क्वेश्चन देखिए कि यार ये रोलेट एक्ट से रिलेटेड था कि यार ये असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है उससे संबंधित है। ये चीज़ ये होता है स्मार्ट स्टडी का एक तरीका कि कैसे बोलते हैं ना कि भाई आज के टाइम में स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन बताता कोई नहीं कि भाई किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करें। तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है बहुत बार। बोलते बहुत सारे लोग बोलते हैं नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। कभी मुझे टाइम मिलेगा ना तो एक्चुअल में मैं आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। और प्रीलिम्स के लिए कभी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेंस के लिए आप नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स के नोट्स बनाइए ताकि उस एक की पॉइंट्स के बारे में आप 2 या 3 लाइन लिख सकें। वो की पॉइंट्स बनाइए क्योंकि आप ये किताब है और उसको किताब में से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लगी इधर से उठा के उधर छापना नहीं है आपको। ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। नोट्स आप तभी बनाइए जब आप उस सब्जेक्ट्स को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लो, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी से समझ, किसी टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छे से समझ विकसित हो जाए, फिर आपको उस चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसका पता चलता है। और होता क्या है कि फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, उस फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही हम नोट्स बनाने लग जाते हैं। ये चीज़ मत कीजिए, ऐसी गलती कभी भी मत कीजिए। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स मेकिंग कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर भी मैं बात करूँ अभी सिलेबस की। अब लास्ट चीज़ जो है और वो सबसे लंबा टॉपिक है, आज मैं केवल एक हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना उसके मैं आपको टॉपिक लिखवा देता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक है। अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये सिलेबस जो मैं लिखा रहा हूँ उसको आप बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ उसको आप साथ साथ नोट भी करते चलना, ताकि क्या है कि आपके कन्फ्यूज़न नहीं है, दूर हो जाए आपका कन्फ्यूजन। ठीक है ना। पहला आपका जो सिलेबस है वो क्या है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि भाई आपका जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो क्या है। देखो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, भारत का इतिहास। स्क्रीन के ऊपर भी ये चीज़ दिखेगी, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हो। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें आपके सिलेबस के अंदर 3 लाइन जो है वो 3 लाइन का जो सिलेबस है। अब ये 3 लाइन के सिलेबस के अंदर कितने टॉपिक आपके लिए आते हैं या इम्पोर्टेंट है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। पहली जो लाइन है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, ये चीज़। दूसरी लाइन है, कला संस्कृति साहित्य एवं स्थापत्य, कला संस्कृति साहित्य एवं स्थापत्य कला, ये लाइन है। तीसरी लाइन है, प्रमुख राजवंश उनकी प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे एवं प्रमुख आंदोलन।
अब ये सिलेबस अगर कोई भी आरएस की तैयारी करने वाला बच्चा शुरुआत करेगा ना, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। इसलिए मैंने कहा कि सिलेबस की समझ जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में मुझे कौन से टॉपिक से शुरुआत करनी है और कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने चाहिए। अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज़ आरपीएससी की या फिर आरएस एग्जाम्स की वो ये है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं ना, उनसे बाहर वो कभी क्वेश्चंस नहीं पूछता, सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चंस बनते हैं। ये चीज़ तो ये तो है आपका प्रीलिम्स का प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास। मेंस का जो है उसमें 2 लाइनें हैं। भारतीय धरोहर, सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तु परंपरा एवं साहित्य। ठीक है। दूसरी लाइन है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन एवं धर्म एवं दर्शन। अब इन दोनों लाइन के अंदर कितने टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं, वो मैं बात करने वाला हूँ। सिलेबस को समझना को क्या ये है हमारा क्वेश्चंस की बेस, सिलेबस को समझना कैसे समझे। इसमें हम 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। ठीक है ना। इसमें देखो प्राचीन भारत में देखो पाषाण काल जो है ना वो आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ। अगर आप चाहो ये आपके ऊपर है कि आप एक पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण काल में मध्यकालीन पाषाण काल की एक अगर बेसिक समझ पाना चाहते हो, रखना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम बार पूछे गए होंगे। ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ कि पाषाण काल वाला टॉपिक, सिंधु घाटी, पाषाण काल और इसी के अंदर ताम्र पाषाण काल, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। टॉपिक का हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, टॉपिक, वो टॉपिक आप किताब में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। पाषाण काल, ये सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, उसके बाद में मौर्य काल। ठीक है ना। मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद में संगम काल। अब देखो ये आपके इतिहास में जो आपके प्रीलिम्स में एक लाइन लिखी हुई है ना, प्रीलिम्स के मेंस के सिलेबस में राजनीतिक इतिहास आपसे नहीं पूछा है, ध्यान रखना। जो प्री और मेंस के सिलेबस में, अच्छा वो चीज़ मेरे ये लिखने के चक्कर में इसकी जगह प्री और मेंस के सिलेबस के लेवल पे जो अंतर है ना वो क्या है, वो जब ये दोनों सिलेबस में लिखूंगा ना तब उस चीज़ को मैं स्पष्ट तौर पे मेंशन कर दूंगा। बेसिकली अंतर क्या है वो ये है कि प्रीलिम्स के सिलेबस में आपके राजनीतिक इतिहास भी पूछा है। जो ये लाइन है ना तीसरी, प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए भाई, मौर्य काल के अंदर जो अशोक, मौर्योत्तर काल के अंदर ये शुंग, सातवाहन वंश हो गए। फिर गुप्त काल आता है, गुप्त काल के बाद में फिर गुप्तोत्तर काल आता है, चालुक्य, हर्षवर्धन काल। फिर जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रवंश, वो राष्ट्रकूट और बंगाल का पाल वंश। तो वो राजनीतिक इतिहास आपके प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है। मेंस में आपके केवल सांस्कृतिक इतिहास की बात की जा रही है, कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला। ये प्राचीन भारत का जो हिस्ट्री है वो है, लेकिन उसका राजनीतिक इतिहास नहीं है, उसका क्या है, कल्चरल इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल। इसके संगम काल क्या है, दक्षिण भारत के अंदर एक संगम काल हुआ जिसके अंदर 3 चेल, चोर और पांड्य वंश हुए, राजवंश हुए। और उस समय की जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, वो इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लेवल पे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कोशिश क्या करिए कि किसी भी काल का जो सांस्कृतिक इतिहास है ना वो आपको ज़्यादा पढ़ना है। सांस्कृतिक इतिहास में क्या क्या आता है वो चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। संगम काल हो गया, उसके बाद में गुप्त काल हो गया, गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में देखो हर्षवर्धन का काल है, फिर चालुक्यों का काल है। ठीक है ना। फिर ये त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय कह दो या त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ना 3 में हुआ वो, फिर ये चोल वंश। ये आपका प्राचीन भारत में है। मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत है ना, मध्यकालीन भारत के अंदर अरब आक्रमण से जो है वो अरब आक्रमण के अंदर देखो हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण है ना उसके बारे के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है
दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। फिर उसके बाद में दक्षिण भारत के जो राज्य है विजयनगर और बहमनी, ये लिख लो, विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और कृष्णदेवराय जो एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था उस समय का, जो सांस्कृतिक जिसके जो है वो उस समय जो है वो कला और स्थापत्य कला साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद में आता है मुगल काल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुगल काल। और जो सिलेबस में आपके लिखा हुआ है ना, ये प्रमुख आंदोलन, या फिर आपके मेंस के सिलेबस में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, सेकंड वाली लाइन, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन है धर्म एवं दर्शन। तो प्राचीन भारत के धर्म एवं दर्शन तो देखो, बौद्ध धर्म जैन धर्म तो आ गया, लेकिन पूर्व मध्यकाल के अंदर आपको पता है ये रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, वो जो हुए ना, वो सांख्य दर्शन, वो आपसे बहुत बार कल्चर के अंदर पूछे जा सकते हैं, यानी धर्म। और इधर आ जाएगा सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन और ये जो टॉपिक है ना, ये शंकराचार्य का जो है वो अद्वैत वेदांत, ये इसका रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है ना, अद्वैतवाद, ठीक है ना। तो ये जो है ना पूर्व मध्यकाल में भी आते हैं, मध्यकाल या फिर पूर्व मध्यकाल या फिर प्राचीन काल, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे आधुनिक भारत के, वो पॉलिटी में भी आते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं। तो इस प्रकार से आप ये रिजिड मत हो ना, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो कुछ टॉपिक होते हैं ना, उनमें ओवरलैप होता है, उनके अंदर समन्वय भी होता है। वो भी कभी आप डिस्कस करेंगे, कभी जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो कि भाई, जैसे आपको बताऊं संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक विकास, वो टॉपिक जिसमें संवैधानिक विकास के अंदर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वहाँ से लेकर 1947 का जो 12 स्वतंत्रता अधिनियम है, वो पॉलिटी का पार्ट भी है, वो हिस्ट्री का पार्ट भी है। आज़ादी के बाद के अंदर रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, वो हिस्ट्री का पार्ट भी है, वो पॉलिटी का पार्ट भी है ना। इसलिए बहुत सारे टॉपिक जो है वो मिले हुए भी होते हैं। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लेवल के ऊपर सिलेबस है, ठीक है ना, ये तो आपका सिलेबस में। अब प्रीलिम्स में आपको क्या करना है कि जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत है ना, इसका राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास भी पढ़ना। कैसे? जैसे मौर्य काल में अशोक हुए, अशोक राजवंश था, उसके बाद में जैसे मौर्योत्तर काल के अंदर जो शुंग सातवाहन वंश थे, उसमें कौन महत्वपूर्ण राजा हुआ, गौतमीपुत्र सातकर्णी इंपॉर्टेंट है। जैसे गुप्त काल में चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, तो उनके जो इंपॉर्टेंट है ना, वो तो आपको केवल प्रीलिम्स के लेवल पे पढ़ने हैं। जैसे मुगल काल के अंदर बात आती है तो अकबर हो गया, दिल्ली सल्तनत में औरंगजेब हो गया, फिरोज शाह हो गया, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। तो उनका राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास भी आपको पढ़ना है प्रीलिम्स में। लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास में कि उस समय सैनिक व्यवस्था कैसी थी, वो चीज़ें। लेकिन मेंस के लेवल पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो उसको समझ लीजिए कि जितने भी मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, त्रिकोणीय, ये मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, इनका केवल सांस्कृतिक इतिहास के अंदर क्या क्या आता है देखो। उस समय की वास्तुकला या फिर कला के जो विभिन्न वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, ठीक है ना, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, और उस समय का समाज, अर्थव्यवस्था की आर्थिक संरचना कैसी थी। जैसे अब आपको उदाहरण दूं, मुगल काल के अंदर वास्तुकला कैसी थी, मुगल काल में चित्रकला कैसी थी, मुगल काल के अंदर मूर्तिकला का कितना विकास हुआ, साहित्य का विकास कितना हुआ, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ये टॉपिक आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में राजनीति इतिहास से कोई मतलब ही नहीं है कि अशोक कब बना, कब हटा, उसने कौन सा युद्ध किया, समुद्रगुप्त ने कौन सा युद्ध किया, कौन सा नहीं। समुद्रगुप्त के समय साहित्य का कितना विकास हुआ, समुद्रगुप्त के समय स्थापत्य कला का कितना विकास हुआ, समुद्रगुप्त के समय मूर्ति कला का कितना विकास हुआ, वो आपके लिए मेंस के लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट का लेवल, जैसे अब मैं बात बता रहा था ना कि भाई कॉमन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में भी प्री और मेंस के लेवल पे कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, समझ गया? ये आपका प्रीलिम्स और
मेंस का दोनों का सिलेबस को इंटीग्रेटेड करके मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है और मेंस के लेवल पर आपको किस प्रकार से पढ़ना है और प्रीलिम्स के लेवल पर आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस भी सेम ही होता है मेंस से, लेकिन जो तीसरी लाइन है जिसमें लिखा हुआ है प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। अब प्रमुख राजवंश तो देखो गुप्त काल में भी है, मौर्य काल में भी है, ये दिल्ली सल्तनत में भी है, मुगल काल में भी है, ये मौर्योत्तर काल में, तो ये प्रमुख राजवंश के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक इतिहास के ऊपर आप ज़्यादा फोकस मत करना, बल्कि ये जो सांस्कृतिक जितने भी ये जो टॉपिक है ना, इनके सांस्कृतिक इतिहास के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। ये आपका ये मध्यकालीन भारत का और ये प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का आपका सिलेबस है। ये सिलेबस, अब इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी सिलेबस मैं आपको बता दूँ ना, फिर आप उठाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के टॉपिक, फिर आप छाटिए कि भाई 2019 के ये 2018 के अंदर जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ उस समय कितने क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे, 2016 का जो आरएस का एग्ज़ाम था उस समय प्रीलिम्स में कितने पूछे, 2013 का था उस समय कितने पूछे, जितने भी प्रीलिम्स के जो नए पैटर्न से एग्ज़ाम हुए ना उनको उठाइए और उनका विश्लेषण कीजिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों का, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास की क्या क्या टॉपिक उसके अंदर हैं। आधुनिक भारत आपका बड़ा टॉपिक है और आपकी हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी, आपके इम्पोर्टेंट पार्ट भी आपका आधुनिक भारत ही है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। अच्छा, आधुनिक भारत के अलावा विश्व इतिहास भी तो है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी तो है, इसको भी इधर आधुनिक भारत हो जाएगा, इधर वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री तो बिल्कुल छोटा सिलेबस है, उसके अंदर ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो क्या है बीच बीच में उसके टॉपिक है, आपको मैं क्रम से तो बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि क्योंकि वैसे पूछेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि वैसे जितने भी प्रीलिम्स वो मेंस के क्वेश्चंस देखे ना वर्ल्ड हिस्ट्री के, जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हुए हैं ना उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार हम वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं ना तो अब उसमें डायरेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर नहीं जा सकते, उससे पिछला जो इतिहास है वो भी हमें पढ़ना पड़ता है ना। तो उसमें वो उस चीज़ों की वो जो है वो सीक्वेंस क्रम से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए वो चीज़ नहीं ले रखी उन्होंने, केवल डायरेक्ट टॉपिक दे रखे, वहाँ आपको सिलेबस को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व इतिहास है ये, आधुनिक विश्व इतिहास, ठीक है ना। इसमें देखो आपके प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रीलिम्स के सिलेबस में है आपके आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर, आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक। अब ये वर्तमान तक का कोई इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, हमें बेसिकली आज़ादी तक या फिर 1965 तक का जो इतिहास है ना, 1965 तक के इतिहास में देखो आपको क्या पढ़ना है, रियासतों का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ भाषाई आधार पर और राज्यों का पुनर्गठन, फिर वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज्यों का फिर वो पुनर्गठन हुआ, वो चीज़ आपको बेसिकली पढ़नी होती है। और अगर आप पढ़ना चाहो तो जो है वो विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन है वो आप पढ़ सकते हो, उससे आपको फिर आप आगे जाने की आवश्यकता नहीं, उतना ही आपको करना है, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस की पहली लाइन है आधुनिक भारत का इतिहास, प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व एवं मुद्दे, ठीक है। दूसरी लाइन है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये। विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से योगदानकर्ता और उनका योगदान, कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन से विभिन्न क्षेत्रों में किन किन ने योगदान किया और वो योगदान करने वाले कौन थे, ठीक है ना, वो चीज़ है। फिर है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्र काल में राष्ट्रीय एकीकरण है पुनर्गठन, ये देखो ये टॉपिक लिखा हुआ गया। राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर जो रियासतों का एकीकरण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की जो के नेतृत्व के अंदर जो हुआ था वो रियासतों का एकीकरण, ठीक है ना, और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के ऊपर, और फिर 7वें संशोधन के द्वारा जो 1956 के अंदर राज्यों का पुनर्गठन किया था ना, वो टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आए, ये तो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस की बात हुई, ये आप बोर्ड पे भी देख सकते हो वो चीज़, ठीक है ना। मेंस के लेवल पर अगर बात करें आपके आधुनिक भारत में, तो इसमें लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से। अब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से और वहाँ लिखा हुआ था 18वीं शताब्दी के मध्य से, तो 18वीं शताब्दी के मध्य से का मतलब हो गया 1757, यानी प्लासी के युद्ध के बाद से।
और यह लिखा हुआ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से, यानी 1801 से। यहाँ से आपके इतिहास की शुरुआत हो रही है, मेंस में और प्रीलिम्स में हो रही है आपके यहाँ से, और मेंस में हो रही है आपकी यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो, प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ने से पहले यूरोपीय कंपनियों का कैसे भारत में प्रवेश हुआ वो टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है, तभी तो आप समझ पाओगे कि भाई जो पुर्तगाली थे, डच थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे और अंग्रेज कंपनियां थी, इन सब कंपनियों को हराकर अंग्रेज कैसे शक्तिशाली बने, और फिर इन्होंने किस प्रकार से बंगाल पर अधिकार किया, किस प्रकार से इन्होंने मराठों पर अधिकार किया, किस प्रकार से इन्होंने मैसूर पर अधिकार किया, किस प्रकार से इन्होंने पंजाब पर अधिकार किया, ये चीज़ समझ पाओगे। डायरेक्ट आप प्लासी के युद्ध से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए वो टॉपिक पढ़ भी लेना। देखो, एक बात मैं आपको एक स्पष्ट तौर पर बताऊं कि कभी चीज़ को समझने के लिए उसको अधिक पढ़ना बेहतर होता, बल्कि उसको टू द पॉइंट पढ़ने की बजाय उल्टा वो साथ नहीं रहता है। क्योंकि जब हम उस चीज़ का बैकग्राउंड पढ़ते हैं ना, तो हमारी नींव, हमारे को पता है कि भाई नींव हमारी ये चीज़ काम हो चुकी है, फिर उसके बाद में उसको आप कैसे भी पढ़ो आपके साथ रहेगा वो। अब डायरेक्ट प्लासी का युद्ध पढ़ोगे तो आपको उसके कारण क्या क्या थे, कंपनी के बंगाल के साथ व्यापारिक वो जो संघर्ष था, ये था, वो था, तो वो कारण, बैकग्राउंड के बहुत सारे कारण थे। वो कारण कैसे समझोगे? वो कारण तभी समझ सकते हो जब इनका पिछला जो इतिहास है वो पढ़ सको। क्योंकि अच्छे से पढ़ने के लिए कम पढ़ने की बजाय हम एक साथ पढ़ते हैं ना, वो मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं ना, वो हमारे लिए बेहतर है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो वो उस टॉपिक को, अगला जो टॉपिक है उसके समझने के लिए ही होता है, वो इजीली समझने के लिए ही वो चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, ये यहाँ से आपके प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर है। मेंस का सिलेबस आपको पढ़ के बता देता हूँ और आप बोर्ड पे देख सकते हो। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व, मुद्दे। दूसरा है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण, धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता और देश के भिन्न भिन्न भागों से योगदान। अगला है 19वीं 20वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, और इसके बाद में है स्वतंत्रोत्तर, यानी स्वतंत्रता के बाद सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, जिसमें देशी रियासतों का विलय और राज्यों का भाषा आधार पर पुनर्गठन। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस का आधुनिक भारत का सिलेबस है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वैसे टॉपिक आपके प्लासी के युद्ध से कवर हो रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो आधुनिक भारत का ये जो इतिहास है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, चाहे भले आप उसकी रीडिंग करो या थोड़ा समझने के लिए पढ़ो, लेकिन जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो यहीं से शुरू होता है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक, ठीक है। इसके अंदर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, वो कंपनी आपको पढ़नी है। दूसरा टॉपिक है आपका ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। यहाँ से आपका जो है वो इतिहास शुरू होता है। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, कैसे बंगाल पर अधिकार किया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मराठों के साथ संघर्ष, मैसूर के साथ संघर्ष, पंजाब के साथ संघर्ष, अवध पे कैसे अधिकार, वो चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ोगे। बंगाल, मैसूर, मराठा, उन पर अधिकार। फिर उसके बाद में इनकी जो है वो प्रशासनिक नीतियाँ, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ। प्रशासनिक नीतियों के अंदर आप पढ़ोगे सहायक संधि प्रणाली, कि किस प्रकार से सहायक संधि प्रणाली अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थी और जो ये राज्य थे उनके लिए नुकसानदायक, और कैसे इन्होंने बिना कुछ युद्ध और वो किए ही जो है अधिकांश भारतीय राज्यों को अपने अधिकरण के अंदर ले लिया। उसके बाद में डलहौजी की जो है ना विलय विस्तार नीति, राज्य हड़प नीति, वो भी इन प्रशासनिक नीतियों के अंदर आप पढ़ोगे। उसके बाद में आपका टॉपिक है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ, देखो जगह नहीं है इस वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ, बाद में मिटा के इधर कर देंगे। चौथा टॉपिक आर्थिक नीतियों के अंदर स्थायी बंदोबस्त, रजतवाड़ी, महलवाड़ी, धन निष्कासन का सिद्धांत, कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ, वो वाले टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ते हो। उसके बाद में इनकी प्रशासनिक नीति, नहीं ये प्रशासनिक नीति के अंदर ये नहीं है, सॉरी, प्रशासनिक नीति ये इनकी साम्राज्यवादी नीति है, सॉरी, साम्राज्यवादी नीति के अंदर सहायक संधि प्रणाली और डलहौजी की विलय विस्तार की नीति। प्रशासनिक नीति जो है ना इनकी, प्रशासनिक नीति के अंदर प्रशासनिक नीति वाले टॉपिक में क्या है, प्रशासन की कैसे इन्होंने सिविल सेवा का विकास किया,
कैसे इन्होंने न्यायिक सेवा का विकास किया, कैसे इन्होंने पुलिस सेवा का विकास किया, और किस प्रकार से भारत के ऊपर इन्होंने बिना कुछ एफर्ट किए यानी कि खून खराबे और उस तरीके से प्रभावी रूप से प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया और शासन किया 200 सालों तक। इस प्रशासनिक नीतियों के अंदर सिविल सेवा, न्यायिक सेवा और पुलिस सेवा के बारे में आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद में शिक्षा नीति, शिक्षा नीति के संबंध में जो विभिन्न आयोग आए हैं, जितने भी कमीशन हुए हैं, उनको आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। शिक्षा नीति के बाद में आपका टॉपिक आता है ये किसान आंदोलन और आर्थिक नीति, प्रशासन नीति, शिक्षा का विकास। हाँ ये देखो, किसान आंदोलन, किसान विद्रोह हो गया, जनजातीय विद्रोह हो गया, ठीक है, और 1857 का विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति। वीडियो को पॉज करके ये टॉपिक जो है वो आप लिखते जाना, ठीक है ना, ये अभी विश्व इतिहास के नहीं है। 1857 की क्रांति, इसके बाद में फिर आपके टॉपिक आता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी क्रम के अंदर आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। इसके बाद में आपका टॉपिक शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो आपको एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन, ये आप ये उतार लेते हो, 1857 की क्रांति, 1857 राष्ट्रीय आंदोलन। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन अभी टॉपिक में समझा दूंगा इसमें कौन कौन सा है। इसके बाद में रियासतों का एकीकरण यानी एकीकरण वाला टॉपिक जो है, ठीक है ना, और उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, राष्ट्रीय आंदोलन। अब इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ समझ लो। इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना से, ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई। वहाँ से सबसे पहले इसके अंदर चरण आता है, कौन सा चरण आता है, जो लिखा हुआ ना विभिन्न चरण या धाराएं। तो पहला चरण है उदारवादी, और इसमें एक टॉपिक ये भी लिखी हुई है कि प्रमुख योगदानकर्ता उनका क्या क्या योगदान था। तो हर एक धारा के या फिर हर एक चरण के जो, जैसे उदारवादी है फिरोज शाह मेहता, ये दादा भाई नौरोजी, हाँ, ये रासबिहारी घोष, इसके अलावा कौन थे, फिरोज शाह मेहता हो गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गया, और अपने फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। तो जितने भी उदारवादी नेता हुए ना, उन उदारवादी नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान था, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, किस किस क्षेत्र से थे, तो वो को आपको पढ़ना है। उदारवादी हो गया पहला चरण। दूसरा चरण उग्रवादी, फिर बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, फिर क्रांतिकारी आंदोलन, फिर गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के जो आंदोलन वो हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद में कि कांग्रेस के का वापस जो है वो कुछ लोगों के द्वारा विधानसभा या जो असेंबली है उसके अंदर प्रवेश। फिर उसके बाद में साइमन कमीशन का विरोध, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की मांगे, जिन्ना का जो 14 सूत्री फॉर्मूला था, 14 सूत्री मांगे वो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, फिर सवर्ण विज्ञा आंदोलन, फिर सांप्रदायिक पंचायत जो मैकडोनाल्ड के द्वारा लिखा है, फिर गांधी और अंबेडकर का जो समझौता हुआ वो, फिर 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, वो जो है वो भी आपको इसी के साथ साथ पढ़ने, ठीक है ना। इसके अलावा फिर वो 1935 का अधिनियम और उसके आधार पर चुनाव हुए वो, फिर द्वितीय विश्व युद्ध आ जाता है जिसके अंदर क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। तो और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन, शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन, जितने भी जो हुए ना वो टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ये आपके आधुनिक भारत वाले इतिहास की बात होती है। अब बात करते हैं आपके विश्व इतिहास की, कि विश्व इतिहास के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक है। इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं विश्व इतिहास के बारे में टॉपिक लिख सकूँ। देखो विश्व इतिहास में आपके समझाने लायक है नहीं, क्योंकि जो आपके सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए ना एज इट इज़ आपको वही टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि केवल मेंस का सब्जेक्ट है और छोटा ही इसका सिलेबस है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है पुनर्जागरण काल से।
14वीं शताब्दी के अंदर पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कैसे जो है वो चर्च और पोप या पादरियों का समाज के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव था। फिर आधुनिकता का विकास हुआ और पुनर्जागरण, व्यक्ति का फिर से जागना। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में भी पूछे गए, 13 के अंदर भी जो मेंस में क्वेश्चन हुआ वो रेनेसा मेन कौन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है ना। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है प्रबोधन काल, ये 17वीं शताब्दी का टॉपिक है। प्रबोधन काल, प्रबोधन काल। अब देखो ये जो औद्योगिक क्रांति लिखी हुई है ना, अभी अगर आप औद्योगिक क्रांति पढ़ते हो तो इसके साथ साथ दो और क्रांति इससे पहले भी हुई है। कैसे? एक अमेरिकी क्रांति और एक फ्रांस की क्रांति। लेकिन आपके सब्जेक्ट में वो नहीं लिखी हुई है और उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, तो आप जो डायरेक्ट टॉपिक दिया मैंने वही चीज़ पढ़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ भी लेते हो ना तो उसमें कोई दो राय नहीं। ये केवल मेंस में आना और केवल इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लिखना होता है। तो जो सिलेबस आपका डायरेक्ट लिखा हुआ वही आप टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रबोधन काल हो गया, फिर औद्योगिक क्रांति, ये सीधे सीधे टॉपिक है, इसके अंदर समझाने की आपको कुछ आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में साम्राज्यवाद। देखो यूरोप के अंदर क्या होता है, इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो जाता है ना, उस एकीकरण के बाद में वो भी उपनिवेश स्थापना की दौड़ के अंदर शामिल हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है वो इंग्लैंड विश्व में बहुत अधिकांश देशों के ऊपर उसका अधिकार था या उसके उपनिवेश थे, तभी तो कहते थे कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ ना, तब उन्होंने एशिया और अफ्रीका के अंदर अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया और उनका जो है वो इंग्लैंड के साथ संघर्ष भी हुआ। तो किस प्रकार से साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद एशिया और अफ्रीका में आपके लिखा हुआ है, उसी संदर्भ में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। एशिया और अफ्रीका के अंदर साम्राज्यवाद का कैसे विकास हुआ और उपनिवेशवाद का कैसे विकास हुआ, जिसके अंदर उपनिवेश में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, वो कैसे कैसे उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए। और लास्ट जो टॉपिक है विश्व युद्धों का प्रभाव, विश्व युद्धों का प्रभाव। ये देखो 2019 के जब आरएस का मेंस का एग्जाम हुआ था, ये आपके लिखा हुआ है विश्व युद्धों का प्रभाव। और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा, विश्व युद्ध आपको पता है दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव, टॉपिक सिलेबस में क्या लिखा हुआ, विश्व युद्धों का प्रभाव। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव पड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये पढ़ना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। यानी अगर आप आरएस के तैयारी कर रहे हो और उसमें आपकी सिलेबस की अच्छे से समझ है और सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो आप अगर पढ़ के जाते हो ना, तो आपको सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और उसके साथ साथ केवल आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो, सिलेबस की अच्छी समझ, उन सिलेबस के आपको सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे और उनके ऊपर आपने सारे टॉपिक के ऊपर एक एक बार अगर आपने आंसर राइटिंग, जैसे विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था, प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था, इन ऐसे क्वेश्चन आपने खुद ने सेल्फ बना के ही उसके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, तो आपका मेंस में किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इतिहास का सिलेबस था पूरा, मैंने बता दिया हिस्ट्री का। अब प्री और मेंस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाइए, सिलेबस के टॉपिक लिखिए बाकायदा क्रम से और उसका एनालिसिस कीजिए और फाइंड कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। ये अब आपका काम है। पूरी चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट तौर पे एक एक चीज़ एनालिसिस करके बता दी कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, किस तरीके से उनका एनालिसिस आपको फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना और हाँ, चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ में ये जो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जो नए आरएस की तैयारी करने वाले हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि सिलेबस से रिलेटेड जो उनका कन्फ्यूजन है ना, वो दूर हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।